पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। जावा में नहीं, बाकी लैंग्वेज में भी होता है, ये ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीजें जावा में पढ़ते हैं वो सारी चीजें दूसरे लैंग्वेज में होता है, ठीक है। बस दूसरे लैंग्वेज में सेंटेक्स बदलेगा लिखने का। इसलिए बोलते हैं जब जावा अगर हम सीख गए तो दूसरा लैंग्वेज हमारे लिए आसान हो जाता है सीखना। कभी भी तुम दूसरा लैंग्वेज में सेम टॉपिक सर्च करके देखना कि ये टॉपिक हम जावा में पढ़े, चैट जीपीटी करना हो या गूगल करना हो, कोई भी करना, कि हम जावा में ये टॉपिक्स पढ़े, हमें समझ आ चुका है जावा। फिर उसको बोलना कि हमें पाइथन में इस टॉपिक को समझाओ, सी प्लस में इस टॉपिक को समझाओ। देखना कितना आसानी से बता देता है कि सी प्लस में यही चीजें होता है, बस इस तरीके से लिखते हैं, सिंटैक्स बदलता है। या कभी सर्च कर लाना चैट जीपीटी पे, बहुत चलता है आजकल चैट जीपीटी, कि हमें जावा आता है, हम पाइथन सीखना चाहते हैं, कितना दिन में सीख लेंगे? बोलेगा 10 दिन में सीख जाओगे। फिर उसको बोलना हमको पाइथन आता है, हमको जावा सीखना है, कितना दिन में सीख लेंगे? देखना क्या रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो पढ़े कि पेरेंट की रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ शर्त था, क्या क्या शर्त था वो बताना है तुम्हें। कुछ था कि नहीं? हाँ, शर्त था, वो तो इनहेरिटेंस की बात थी। हम पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड की बात कर रहे हैं। हमारे पास पेरेंट होता था, चाइल्ड होता था। सपोज करो पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाए और हम बोले इसको कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर लीजिए, ऐसा होता था। कर सकते हैं, मैं अलाउ करता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होता था। क्या क्या लिमिटेशंस होता था? कि सिर्फ और सिर्फ हम उसी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं जो पेरेंट में डिक्लेयर्ड है। था ऐसा कुछ? अगर पेरेंट में डिक्लेयर नहीं है तो यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी में दो ही चीज आता था, एक मेंबर्स और दूसरा मेथड्स। और मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स। तो अगर कोई वेरिएबल पेरेंट में डिक्लेयर है, जैसे एक्स पेरेंट में डिक्लेयर है, तो क्या हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक्स पेरेंट में भी डिक्लेयर है और चाइल्ड में भी डिक्लेयर है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस एक्स को कॉल करें तो कौन सा कॉल होगा? पेरेंट वाली की चाइल्ड वाली? करे थे ना लास्ट क्लास में, पेरेंट वाली की चाइल्ड वाली? पेरेंट वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल से रिलेटेड चीजें कौन देखता है? कंपाइलर देखता है। और ये कंपाइल टाइम ही डिसाइड कर लिया था, तो कंपाइल टाइम में तो ये ऑब्जेक्ट पेरेंट का था, रन टाइम में क्रिएट हुआ था, पता चला अच्छा उसका नहीं था, ठीक है। अगर सपोज करो कोई मेथड है एम मेथड, दोनों में है, पेरेंट में भी है चाइल्ड में भी। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस चाइल्ड में के मेथड्स को कॉल करें तो कौन सा कॉल होगा? पेरेंट वाली की चाइल्ड वाली? अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करें, ये मेथड दोनों में डिक्लेयर्ड है, पेरेंट में भी है चाइल्ड में भी, कौन सा कॉल होगा? चाइल्ड वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि मेथड से रिलेटेड चीजें रन टाइम में हम डिसाइड करते हैं, इसीलिए तो इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। क्लियर था ये? बहुत अच्छा। इसके बाद अगर चाइल्ड में ये डिक्लेयर्ड ही नहीं हो तो क्या कॉल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पेरेंट वाली कॉल हो जाएगी। अगर पेरेंट में डिक्लेयर ही नहीं हो तो, चाइल्ड में हो तो तब कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट में होना जरूरी होता है, और पेरेंट में होना चाहिए, और कौन कॉल होगा वो डिसाइड करेंगे हम लोग रन टाइम में, ठीक है। मेथड से रिलेटेड चीजें जिसका ऑब्जेक्ट होगा वो देख लेंगे, वेरिएबल से रिलेटेड चीजें जो रेफरेंस होगा उसको देख लेंगे। क्लियर था ये सारी चीजें? तो यहां तक हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ चुके थे, ठीक है। आगे इन सब का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, पूछेंगे तो मत बोलना कि भूल गए हैं, ठीक है। बार बार वीडियोस देखना है, पीपीटी पढ़ना है, जैसे करना हो बस याद रखना, याद रहनी चाहिए चीजें, रहेगा याद। दो ही चार बातें तो बताए हैं। पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे, पेरेंट में जो प्रॉपर्टी होगा सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन अगर वेरिएबल हुआ तो रेफरेंस के थ्रू हो गया, पेरेंट वाले कॉल होंगे। अगर चाइल्ड हुआ तो ये मेथड हुआ तो चाइल्ड के रेफरेंस के थ्रू काम होता था। इतना ही तो बात था, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के लगभग फीचर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला फीचर्स देखे थे डेटा हाइडिंग। याद होगा डेटा हाइडिंग? डिफिनेशंस को ही बता दो तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, भूल गए। Our internal data should not go out directly. It means outside person can't access our internal data directly. याद आया कुछ? ऐसा ही कुछ था कि हमारे इंटरनल डाटा को कोई भी बाहरी व्यक्ति डायरेक्ट एक्सेस नहीं करे, पहले हमसे परमिशन ले
फिर एक्सेस करें, ऐसा ही कुछ था। कैसे अचीव किए थे इसको? प्राइवेट मॉडिफायर्स के थ्रू। फायदा क्या था इसका? एडवांटेज सिक्योरिटी। देन उसके बाद पढ़े थे एब्स्ट्रैक्शन। क्या था एब्स्ट्रैक्शन? हाइडिंग आवर इंटरनल डाटा एंड शो द सेट ऑफ सर्विसेज, या इस तरीके से हाइडिंग आवर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड शो द सेट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इतना आसान आसान डिफिनेशन याद कर रहे थे, भूल कैसे जाते हैं? यही था ना। इसको अचीव कैसे किए थे? तो बताए थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के थ्रू करेंगे। पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे बाद में। यही था ना, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे दिए थे। फिर पढ़ने गए थे इनहेरिटेंस। कितने टाइप के इनहेरिटेंस है? 5। कितने? 5। कौन सा? सिंगल इनहेरिटेंस। सीक्वेंस में याद रखो नहीं तो भूल जाओगे, खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा बोले या नहीं बोले। सिंगल इनहेरिटेंस पहले ध्यान रखना है कि अगर एक एक होगा तो सिंगल, सिंगल है। देन उसके बाद क्या हो सकता है? लेवल्स में आ सकता है, तो मल्टी लेवल्स, ठीक है। देन पढ़े थे मल्टीपल्स, तीनों हो गया। अब एक उल्टा सीधा हो जाता है इधर उधर, हायरार्कियल। देन एक सबको मिला दिए तो हाइब्रिड, पांचों हो गया, ठीक। सब में ठीक था, बस एक में ही फंस गया था कहानी। कौन सा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। साइक्लिक को सपोर्ट ही नहीं करता, उसको इग्नोर करके रखो, नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या प्रॉब्लम हुआ था मल्टीपल इनहेरिटेंस में? एकदम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझे थे। क्या कि एक चाइल्ड के दो दो पिताजी कैसे हो सकते हैं? मुश्किल है। जावा भी सपोर्ट किया था इस बात, हमारे साथ था ना जावा, कि नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा लैंग्वेज सपोर्ट कर दिया था। कैसे किया था दूसरा लैंग्वेज सपोर्ट, पता है? याद है कुछ? नहीं बताए थे? सपोज करें कि हमारे पास क्लास ए है, ठीक है। इसका पेरेंट्स बी और सी है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर किसी का दो पेरेंट है, हम डिनोट करेंगे तो लिख के डिनोट करेंगे, बताना तो यहाँ हर चीज लिख के ही करें। तो जब लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कभी न कभी किसी को तो पहले लिखेंगे, एक साथ तो दोनों नहीं लिखेंगे ना। तो जिसको तुम पहले लिखे, पाइथन उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे देता है, बोलता है कि तुम जिसको लिखो, हम मानेंगे कि पहला पिताजी वही था, दूसरा दूसरे सेकंड था। तो अगर तुम कोई प्रॉपर्टी सर्च करोगे तो हम पहले वाले में जाके देखेंगे, दूसरे वाले में बाद में देखेंगे, अगर पहले वाले में नहीं मिला तो दूसरे वाले में। पाइथन अपना काम कर लिया इस तरीके से। जब बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़े होता है, हम कैसे मान ले कि पहले प्रायोरिटी उसी को दे? हम मानते हैं कि दो को हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता? दो नहीं हो सकता। सी प्लस भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, सी प्लस भी उप्स को सपोर्ट करता है। सी प्लस बोला कि अगर आप दो पेरेंट्स डिनोट कीजिएगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, क्योंकि कॉमन हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर कॉमन हुआ तो आपको मैनुअली बताना पड़ेगा कि उस कॉमन में से अगर किसी को कॉल करेंगे तो पहले प्रायोरिटी किसको देना है। मतलब हमको मैनुअली बताना पड़ता है कि दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है, ठीक है। पाइथन अपने आप समझ लिया, वैसे पाइथन में भी हम मैनुअली बता सकते हैं, बट वो ऑटोमेटिक समझ भी लेता है, ठीक है। जावा बोलता है उतना हमको नहीं है, हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, अगर ये फीचर सपोर्ट नहीं करेगा जावा तो एक चीज कम हो गया ना। एक भी चीज अगर कम है, सपोज करते हैं कि दो इंटरव्यू के लिए आए हैं, दो लोग इंटरव्यू के लिए आए, सब चीज कॉमन है, एक फीचर्स किसी में कम है, एक सब्जेक्ट वो नहीं जानता है, तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? आप सिलेक्शन का कम हो जाएगा। अगर जावा इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है, कुछ तो कम हो जाएगा। तो जावा क्या बोला, अच्छा ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी इसको करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इंटरफेस लेवल पे करेंगे। तो इंटरफेस पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको कैसे करता नहीं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को भी हम कुछ नाम दिए थे। एक प्रॉब्लम था यहाँ पे, ये जो कंफ्यूजन हो रहा था इसको कुछ नाम से जानते थे। कौन सा प्रॉब्लम था? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। अरे एम्बिग्यूअस हो गया, कंफ्यूज हो गया, तो इस प्रॉब्लम को क्या बताए थे? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। अगर कोई पूछे कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट क्यों नहीं करता, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो जाता है। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स की वजह से जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स क्या होता है फिर एक्सप्लेन कर देना, वही जो कंफ्यूजन वाली बात थी, हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस वहां पे हम लोग समझ चुके थे, यही समझे थे इनहेरिटेंस में, और कुछ था नहीं। इनकैप्सुलेशन बहुत आसान था, बाइंडिंग करस्पॉन्डिंग ये डाटा मेंबर्स और करस्पॉन्डिंग मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में, तो उसको इनकैप्सुलेशन बोल रहे थे,
ठीक है, बहुत अच्छा। फिर मेथड सिग्नेचर, पॉलीमॉर्फिज्म पर है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, और पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को। अच्छा, पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे नहीं मेंशन किए, उसका रीजन ये है कि सारे बैच में नहीं पढ़ाते, ठीक है, उसमें 2 ही पढ़ा के आगे निकल जाते हैं, बस इसमें तुमको पढ़ाना था तो एक्स्ट्रा हमको जाना पड़ेगा। क्लियर? अभी जो टॉपिक्स तुम्हारे बैच में चलेगा वो कम चांसेस है कि दूसरे में हम कवर करेंगे, तो उन सारे टॉपिक्स को हो सके तो नोट्स में लिख लेना, क्योंकि इसमें नहीं लिखा होगा। करें स्टार्ट, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आने वाला है। अगला टॉपिक है हमारा, इन दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड्स। ये 6 टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते हुए कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आया स्टैटिक ब्लॉक, कर ले इसी को कवर, बहुत अच्छा। तो स्टैटिक ब्लॉक के बारे में जानते हैं, क्या है स्टैटिक ब्लॉक, कैसे यूज करते हैं। वैसे इन तीनों को हमें पढ़ना ही है, तो पहले हम स्टैटिक वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, फिर स्टैटिक मेथड्स को पढ़ेंगे, फिर स्टैटिक ब्लॉक को पढ़ेंगे, बेहतर समझ आएगा। तो इसके लिए आते हैं अपने आईडी की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम्स तो यही लिखेंगे कि नोटपैड पे लिख दें। तुम लोग तो लिखते नहीं हो, हमसे क्यों लिख पाओगे। और राखी तो प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करती, उसमें भी मेहनत लगता है, एक ही में कमेंट कर करके सब लिख देती है, इतना मेहनत लग जाता है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में। तो क्या समझना है हमें, स्टैटिक्स को ना, तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं स्टैटिक डेमो से। इसमें स्टैटिक से रिलेटेड चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, तो फिनिश करो इसको, और कुछ तो चाहिए नहीं। और इसमें एक टेस्ट क्लास बना लेते हैं। देखो क्लास किसी भी नाम से बना सकते हैं, टेस्ट से आदत बना हुआ है, बस हम इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन मेथड चाहिए, ले लेते हैं, बाकी अब कहानी खत्म। हुआ ये कि हम लोग क्लास बनाने के लिए सीखे थे, क्लास बनाने के लिए सीखे थे, सबको याद है। तो हमें क्या करनी है, एक स्टूडेंट क्लास बनानी है। बता सकते हो कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो क्लास कीवर्ड है हमारे पास, लिखे यहाँ पे क्लास का नाम, ठीक है। अब जब क्लास बनाए तो बताए थे कि क्लास के अंदर में करते क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, यही करते हैं ना। तो हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करेंगे। तो नेम स्ट्रिंग टाइप का बता देते हैं कि नेम स्टोर करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नेम और कॉलेज नेम कर रहे हैं, ठीक है। क्या, कॉलेज नेम कर रहे हैं, ठीक है। 2 चीजें स्टोर करेंगे, बाकी चीजें भी कर सकते हैं, आता है तुमको करने, हमें फिलहाल इन दोनों का जरूरत था तो इन दोनों को कर लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, तुम्हें आता है। तो पहला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, बोलते हैं स्टूडेंट 1 है, ठीक है। स्टूडेंट 2 2 क्रिएट कर लेते हैं, इसमें एक एक करके डाटा हम सेट करते जाते हैं। तो सपोज करो नेम सेट कर देते हैं, किसका सेट कर दें तो स्पर्श स्पेलिंग बताओ तुम अपने नाम का, SPA, ठीक है। तो तुम एक काम करो, अपना कॉलेज नाम भी बता ही दो, तुम्हारा कॉलेज नाम भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, शॉर्ट में बताना। IIT रहने देते, जो लिखा गया, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट का अगर डिटेल स्टोर करना है तो सेम इसी तरीके से, नाम बता दो, कोई स्पेलिंग बताना, HAK है, ठीक है। MA S नहीं होगा, बहुत शॉर्ट हो गया। फिर कॉलेज, सपोज करते हैं सेम कॉलेज, ठीक है। अब सपोज करो क्या हुआ, हम अचानक से तुम्हारे कॉलेज घूमने पहुंच गए, क्या पहुंच गए, तुम्हारे कॉलेज, हमें विजिट करना था कुछ कॉलेजेस को, इसलिए तुम्हारे कॉलेज की तरफ पहुंचे, ठीक। अब हुआ ये क्या कि तुम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे एकदम, जैसे फील्ड पे बैठे रहते हो, पार्क जैसे रहता है फील्ड कॉलेज का, बैठे हुए थे ग्रुप में। हम गए और क्या किया ना, हम अपने हाथ में एक डायरी लिए हुए थे कि कुछ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करके रखनी है। तो हम क्या किए,
एक एक करके सबसे नाम पूछने लगे, कॉलेज का नाम पूछ के लिखने लगे, याद नहीं रहता है ना तो लिखने लगे। ठीक है, तुम्हारा नाम पूछे, नाम बता दिए तुम, कॉलेज के तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम गेट पे ही पढ़ के आ जाते तो अच्छा रहता, बट फिर भी हम पूछ लिए तुमसे कि कॉलेज नेम बताओ, तुम नाम बता दिए, हम नाम लिख लिए। फिर गए महक के पास, महक से पूछे नाम, नाम बता दी, लिखे। फिर अगर इससे कॉलेज का नाम पूछेंगे तो क्या बोलेगी, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, अभी तो पूछे थे बगल वाले से, तुरंत भूल गए कॉलेज का नाम क्या है, गुस्सा आएगा, बता दी। आगे हम फिर बढ़े, तीसरे स्टूडेंट का डिटेल हमको स्टोर करना था। ठीक है, फिर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, सपोज करो, और हम बोले कि तीसरे का भी तो नाम पूछे अगर, तो नाम अगर हम तीसरे स्टूडेंट से भी पूछे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अगर तीसरे स्टूडेंट से हमने गलती से भी कॉलेज नाम पूछ दिया तो, अगर तीसरे स्टूडेंट से हम कॉलेज नाम पूछ दिए तो क्या होगा, बता सकते हो? और ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर आगे बढ़े, चौथे से भी वही पूछे नाम और कॉलेज, इस बार तो मार पड़ जाएगा हमको, कौन पागल आ गया है, बार बार एक ही चीज पूछे जा रहा है। जब इसी कॉलेज में तुम घूम रहे हो तो बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रहे हो? और उससे भी बड़ा बेवकूफी क्या कर रहे हैं, तो हम डायरी में लिख भी रहे हैं। अब तो पक्का पागल समझ लोगे, पूछ रहे तो ठीक था, लिखे भी जा रहे हैं, तो कोई बताएगा भी नहीं कौन पागल आ गया, फालतू बातें पूछे जा रहा है। हमारे कॉलेज में आके हमसे ही कॉलेज का नाम 4 बार पूछ लिया है, फिर से पूछे जा रहा है, गलत बात है ना। चल लिख रहे थे तो मेरा पेज भी बर्बाद हो रहा था, अगर हम अपने मेमोरी में सेव करते तो मेमोरी बर्बाद होता। तुम बता ना, क्या मेमोरी हमारे पास फालतू है? नहीं था, देखे थे डाटा टाइप कर रहे थे तो मेमोरी फालतू नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, बार बार एक ही डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं, इससे क्या हमारा मेमोरी बर्बाद नहीं हो रहा है? बर्बाद तो हो रहा है। तो हमको नहीं करना चाहिए था। एक तो पूछ रहे हैं, तुम लोग गुस्सा भी रहे हो बार बार, ऊपर से बार बार इसको लिख भी रहे हैं, तो हम भी मेहनत बेकार ही कर रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। तो हम सोचे एक बार पूछ लिए ना स्पर्श से, रहने देते हैं, बाकी से क्या पूछना, दो ही में समझ लेना, बाकी से हम नहीं पूछ रहे, नहीं पूछे। ठीक है, अच्छा जब थोड़े देर बाद हमको प्रिंट करना था तो प्रिंट कर दिए नेम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर कॉलेज नेम भी प्रिंट करना था तो कॉलेज नेम भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से S2 का भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसका भी कॉलेज नेम हम प्रिंट कर दिए, तो क्या दोनों डाटा मिल जाएगा हमको, नाम कॉलेज नेम, नेम कॉलेज नेम मिलेगा। सेकंड में भी नेम कॉलेज नेम। एक बार रख लिए तो इसको समझ नहीं आता है क्या सेम ही था, जरा देखो तो क्या मिला, दूसरी बार में नल मिल गया। क्यों नल मिला बता सकते हो कोई? हम तो बताए ही नहीं इसको स्टोर करने के लिए। हुआ क्या था एक्चुअली में कि हमारे पास था हीप एरिया, नाम याद होगा, मेमोरी का हीप एरिया था, जिसमें क्या होता था, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे न्यू कीवर्ड के थ्रू, कहाँ किए, यहाँ पे किए, न्यू कीवर्ड के थ्रू करते थे तो एक नया स्पेस क्रिएट होता था, उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था। फिर से बोले थे दूसरा क्रिएट करना तो दूसरा भी क्रिएट हुआ, उसका भी रेफरेंस मिला था। और उसके अंदर में क्या होता था, अलग अलग सेपरेट जो भी मेंबर्स डिक्लेयर किए थे वो क्रिएट होता था। जैसे नेम हुआ था, कॉलेज नेम हुआ था, सी एन दे देते समझना। ठीक है, यहाँ पे भी नेम हुआ था और सी नेम हुआ था। तो जब तुम मेंशन किए यहाँ पे कि ये मेरा नाम है, तो उसने उठा के इसमें रख लिया, कॉलेज नेम इसमें रख लिया। जब फिर दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू में मेंशन कर रहे थे तो दूसरा इसमें रख लिया। कॉलेज नाम बताए क्या? नहीं बताए, तो इसमें क्या रखा है, खाली बैठा हुआ है। तो जब तुम उससे पूछे तो ये क्या बताएगा, बोलेगा ना हमको दिए कब थे, सब मांग रहे हैं, तो क्या दे दिया, नल दे दिया। नल किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, खाली को, ठीक, ब्लैंक को यहाँ पे नल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमको नल मिल गया। तो अगर सपोज करो हमें 10 स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना था, तो हुआ ये कि 10 ऑब्जेक्ट तो हम बनाए, अगर सिर्फ और सिर्फ हम नाम पूछ लेते सबसे, तो अगर कॉलेज नाम अगली बार बताते तो हम बता पाते क्या? हमको याद रहता, कंप्यूटर को याद रहता नहीं रहता। तो हमारी मजबूरी है कि हमको कॉलेज नाम बार बार लिखना पड़े, और तुम लोग तो पागल समझ बैठे थे, हम लिख रहे थे ना तभी से डायरी में, मजबूरी था ना लिखना। अगर नहीं लिखते हैं तो अगली बार मिलता नहीं है, लिखना तो पड़ेगा। और इस लिखने की वजह से क्या क्या हुआ, एक तो हमें मेहनत पड़ा, सब पागल भी समझा, मेमोरी भी बर्बाद हो गई, लॉस ही लॉस है, चारों तरफ से लॉस है। कुछ उपाय लगाना पड़ेगा इससे बचने के लिए।
कुछ तो उपाय लगाना पड़ा। तो क्या उपाय लगाए कि अगर इस कॉलेज नेम को हम एक ही बार स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, एक ही बार स्टोर करते हैं। जैसे हमारा वेरिएबल्स था, ऑब्जेक्ट्स हमारा क्रिएट हो रहा था, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो कॉलेज नेम हम स्टोर कर देते हैं, इन सबको सेपरेट सेपरेट जगह पर स्टोर करने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टोर करने के बजाय हम ये करते हैं, एक जगह स्टोर कर लेते हैं, सबको बोलते जब चाहिए होगा तो इससे मांग लेना। हो सकता है क्या? फायदा होता क्या? एक ही बार अगर हम यहाँ पे स्टोर कर देते कॉलेज नेम, और जब हमको मांगना होता तो बोलते सबको उसी से एक्सेस करो, क्योंकि कॉमन हो ना, कॉमन डाटा है। मतलब ये कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा वो डाटा। सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन था कॉलेज नेम, तो उसको हम एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं। तो यही चीज समझाने के लिए जावा में एक कीवर्ड का यूज करते हैं। कोई भी चीज कीवर्ड से ही तो बताते हैं, तो एक कीवर्ड का यूज करते हैं, उसी कीवर्ड का नाम है स्टैटिक कीवर्ड। अगर किसी वेरिएबल्स को हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्लास लेवल का वेरिएबल। और इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उसके लिए सेपरेट सेपरेट क्रिएट होने के वजह एक ही क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके डाटा को सबके साथ शेयर करेंगे। बोले सबको एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई एक भी चेंज करेगा तो सबका चेंज होगा, हो सकता है, बिल्कुल। तो कोई एक भी सेट कर दिया तो हो गया क्या? कोई एक सेट कर दिया तो हो गया ना, क्योंकि सेपरेट सेपरेट क्रिएट हुआ ना। तो जैसे ही अगर किसी क्लास के अंदर में तुम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो, कहानी बदल जाती है। क्या कहानी होगा इस बार? इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता था, पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, दो मेंबर्स था तो दोनों के नेम और कॉलेज नेम होता। इस बार अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक के लिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट क्यों? आप नहीं होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, कोई नहीं, उसके लिए भी नेम यहाँ पे क्रिएट होगा। कॉलेज नेम कहाँ? कॉलेज नेम कहीं सेपरेट जगह पे क्रिएट होगा, जहाँ पे वो कॉलेज नेम स्टोर करके रखेगा। इसको चाहिए कॉलेज नेम, उसी को एक्सेस करेगा, इसको भी चाहिए वो इसी को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अभी एक बार अगर हम सेट कर दिए तो दूसरे बार में मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। देखो तो क्या मिला, सेट तो एक ही बार किए। अब ठीक है, ना मेमोरी बर्बाद हुआ, ना हमको कोई पागल समझेगा, नहीं समझेगा ना। अब कि एक ही बार आए, हम गेट पे नाम देखे काम हो जाएगा हमारा। नहीं तो एक से पूछ भी लिए तो गुस्सा हो गए नहीं, लेकिन अगर बार बार सबसे पूछते तो दिक्कत। अब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम सेपरेट सेपरेट क्रिएट होने की वजह एक ही क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को पूछने के बजाय डायरेक्ट हम पूछ सकते थे कि कॉलेज नेम क्या है बता दो, पूछ सकते थे ना। तो अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्लास नेम के साथ भी एक्सेस हम कर सकते हैं। तो जो तुम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, उसको बोल सकते हो कि तुम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ भी एक्सेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, हमारा स्टैटिक है, ठीक है। और स्टैटिक पूरे क्लास के लिए एक ही क्रिएट होता है, और उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उन सब के साथ शेयर करेगा। चीजें समझ आई? तो अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको हमें पूरे क्लास के लिए एक ही रखना है, बार बार चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या करेंगे हम? स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देंगे। और अगर कोई वेरिएबल्स को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल्स को बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और उसका स्कोप होता है क्लास लेवल का। डायरेक्ट हम क्लास लेवल की बात करते हैं, अब ऑब्जेक्ट लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, किस लेवल पे आ चुके हैं? क्लास लेवल पे। उसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। समझ आया बात? स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब अगर क्लास लेवल की बात है तो डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, अभी स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, सेम तरीका होगा। और हम ये मेम ऑब्जेक्ट्स के साथ तो एक्सेस कर ही रहे थे, ठीक है। अब किसी के साथ भी एक्सेस करो, बात एक ही होगा कि एक ही वेरिएबल है, उसी को सब एक्सेस कर रहा है, डाटा चेंज करोगे एक तो सबका चेंज हो जाएगा। समझ आया? ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है? क्या बात है, बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छा, ये स्टैटिक वेरिएबल था। एक और हमें यहाँ पे चीजें समझनी थी, इंस्टेंस वेरिएबल भी समझना था। देखो इंस्टेंस वेरिएबल तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ चुका है, तुमको ऑलरेडी आता है। जो तभी से हम लोग वेरिएबल्स बना रहे थे क्लास के अंदर में, जैसे ये स्ट्रिंग नेम, जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोल रहे थे ना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट होता था,
उसी वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है, ऑब्जेक्ट के साथ ही उसको एक्सेस करते हैं जैसे कर रहे थे हम लोग। तो ये कौन सा वेरिएबल था? इंस्टेंस वेरिएबल। समझ रहे हो? याद रहेगा? बहुत अच्छा। तो दो टॉपिक्स तुम कवर कर लिए, कौन सा? स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। अब ऐसा हुआ कि अगर सपोज करो ये होता प्राइवेट, तो प्राइवेट का काम क्या था कि अगर प्राइवेट है तो कोई भी उसको बाहर से तो छू नहीं सकता है। छुएगा कौन? अंदर वाले। अब अगर अंदर वाले छुएगा, अच्छा इसमें कुछ डाटा हम रख लेते हैं यहीं पे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कमेंट करते हैं। अब अगर हमें प्रिंट करनी है, इन सबको थोड़ा देर के लिए कमेंट कर दें, नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसको समझना है। अगर इसको एक्सेस करनी है तो क्या करना होगा हमें? अगर एक्सेस करना है तो क्या करना होगा? मेथड बनानी होगी। तो हम क्या किए, एक मेथड बना दिए यहाँ पे, रिटर्न टाइप दे दिए बॉय, देन उसके बाद सो कॉलेज नेम दे देते हैं, चलेगा? कॉलेज नेम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इस सो कॉलेज नेम को कॉल करना है तो क्या करना होगा? अब हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर उसके साथ कॉल करेंगे। जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट किए, अब इसके साथ हम उसको कॉल कर सकते हैं s1 डॉट सो कॉलेज नेम। जाएगा डाटा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब बात ये हुई कि अगर इसको हम क्लास लेवल का वेरिएबल्स बनाए थे, ऐसा डाटा है जो क्लास लेवल का बात करता है, अगर वो प्राइवेट है, एग्जांपल्स के लिए माने प्राइवेट, कोई जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर तो प्राइवेट ही रखेंगे, तो प्राइवेट है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ गया? मेथड बनाना पड़ा। लेकिन अगर अब एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा भी तो कभी कभी जरूरत हो सकता है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हो जिसको हम डायरेक्ट क्लास लेवल पे बात करें। जैसे सपोज करो अभी हमको प्रिंट करना था कॉलेज नेम, तो डायरेक्ट एक्सेस करते क्लास नेम के साथ। तो ऐसा ही मेथड भी होता जिसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस करते तो बेटर था। तो वैसा ही मेथड अगर चाहिए तो उसको भी बताओगे मेथड को कि ये भी क्लास लेवल का, ऑब्जेक्ट लेवल से ऊपर उठा दो। अब इस दुनिया से ऊपर चलो, तो ऊपर जानी है, इसको भी डिक्लेयर करते हैं कि ये जो मेथड है हमारा, ये भी क्या है? स्टैटिक मेथड है। कैसा? स्टैटिक। स्टैटिक बनाने से फायदा क्या होता है कि ये अब क्लास लेवल का बात करेगा, और क्लास लेवल का है तो उसको डायरेक्ट हम क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम के साथ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नेम के साथ तो कर ही रहे थे पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्लास नेम के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी अगर हम एक्सेस करना चाहें तो कोई जरूरी है क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना? नहीं, डायरेक्ट हम स्टूडेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। कॉल कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं ना? जरा आउटपुट देखो, मिल जा रहा है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या हुआ? अच्छा, तभी से जो नॉर्मल वेरिएबल था ना, जैसे अगर हम नेम प्रिंट करना चाहें, रिटर्न करो वाइड सो नेम, ये जो वेरिएबल बना रहे थे ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल। कौन सा? ये इंस्टेंस मेथड था ना, और इसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक मेथड समझ आया? इंस्टेंस मेथड पहले से जो बना रहे थे ना वो हमारा एक्चुअल में इंस्टेंस मेथड था, और अभी जो बना ये था स्टैटिक। कैसे बनाते हैं किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी मेथड को स्टैटिक? तो कीवर्ड है हमारे पास स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाते हैं। अगर कोई मेथड्स या वेरिएबल्स को स्टैटिक बनाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? वो क्लास लेवल का हो चुका है, अब उसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम के साथ भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम के साथ कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। लेकिन अगर किसी मेथड को तुमने स्टैटिक बनाया तो एक प्रॉब्लम और है। सपोज करो स्वेन नेम के अंदर में, ये तो इंस्टेंस मेथड है, अगर हम चाहे तो क्या कॉलेज नेम को प्रिंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास लेवल का तो ऑब्जेक्ट उसको आराम से एक्सेस कर सकता है। अब जैसे नेम है हमारा, वो कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट लेवल का है। अगर ऑब्जेक्ट लेवल का है तो क्या उसको क्लास लेवल की बात कर सकते हैं उसके साथ? नहीं, बोलेगा हमारे पहुंच से बाहर है। तो अगर तुमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया तो ध्यान रखना कि स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर से कभी भी हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। अगर तुमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई किया तो तुरंत कंपाइलर बोलेगा अरे वो ऑब्जेक्ट लेवल का, नीचे लेवल का बात करता है, आप लोग ऊपर लेवल में आ चुके हैं, आप लोग मत जाइए उसके साथ, ठीक है।
तो इंस्टेंस वेरिएबल्स के इंस्टेंस मेथड के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसको? स्टैटिक को, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन इंस्टेंस मेथड के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं? दोनों को कर सकते हैं। समझ आया? स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड, आगे समझ? पक्का? सही से बताना, नहीं तो फिर दूसरा एग्जांपल देंगे। आ चुका है समझ? बहुत अच्छा, फिर तो क्लियर है ये। बस इतना ही था, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड्स। मतलब 6 टॉपिक्स पढ़ना था, 4 कवर कर गए तुम लोग। हो गया ना चारों? स्टैटिक वेरिएबल बता दोगे क्या होता है, कब यूज करोगे, यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? स्टैटिक मेथड्स हाँ बता सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड चारों बता सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिक ब्लॉक की तरफ। 3 ही जगह स्टैटिक यूज करते हैं, कहाँ कहाँ? स्टैटिक वेरिएबल्स, मेथड्स और ब्लॉक पे। तो उसको भी यूज करके देख लेते हैं क्या होता है ये प्रोग्राम। इसको अब हटाओ। सपोज करते हैं क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, उस क्लास का नाम है ए, बना लेते हैं नॉर्मल एक क्लास। ठीक है, इसके अंदर में जो भी मेंबर्स चाहे डिक्लेयर कर सकते हैं, जो मेथड चाहे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, सब आता है। स्टैटिक, इंस्टेंस, जैसा बोलोगे वैसा डिक्लेयर कर दोगे ना? बहुत अच्छा। सपोज करते हैं क्या कि हम इसके अंदर में चाहते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। क्या? स्टैटिक ब्लॉक। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक ब्लॉक, क्या यूज है स्टैटिक ब्लॉक का, सारा चीज समझना होगा। तो पहली बात तो ब्लॉक करते कैसे हैं डिफाइन? से मेथड को भी ब्लॉक बोलते थे, मेथड ब्लॉक, इसको बोलते हैं क्लास ब्लॉक। कैसे बनाए थे क्लास ब्लॉक? तो क्लास कीवर्ड के साथ डिफाइन किए थे, नाम दे दिए थे, और ब्लॉक बनाने के लिए करली ब्रैकेट का यूज किए थे, यही था ना? तो इसका मतलब जहां पे भी ब्लॉक बनाना होगा करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, मेथड में भी करली ब्रैकेट का यूज किए थे, ब्लॉक यही था। तो सपोज करते हैं हमको यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना था, बना दिए एक ब्लॉक, बन गया हमारा एक ब्लॉक। ऐसे ही बनाते थे ना। अब मेथड बनाना था तो पीछे रिटर्न टाइप नाम दे देते थे, क्लास बनाना था तो क्लास लिख देते थे, यही था। ब्लॉक तो हम ऐसे ही बनाते थे। हमारा नाम क्या है उस ब्लॉक का? स्टैटिक ब्लॉक। किसी भी वेरिएबल्स को स्टैटिक कैसे बनाए थे? स्टैटिक कीवर्ड के साथ। किसी भी मेथड को स्टैटिक कैसे बनाए? स्टैटिक कीवर्ड। तो किसी भी ब्लॉक को स्टैटिक कैसे बनाएंगे? स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो कहाँ लिखते थे? पीछे लिख देते थे। तो इसके भी पीछे लिख दिए हम स्टैटिक। जैसे तुम लिखे स्टैटिक, ये बन गया हमारा स्टैटिक ब्लॉक। कितना आसान है डिक्लेयर करना, समझ आया? किसी भी क्लास के अंदर में नॉर्मल
स्टैटिक ब्लॉक समझ गया कैसे बनाना है स्टैटिक ब्लॉक? तो पहले ब्लॉक बनाते कैसे हैं जावा में ब्लॉक? कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। और ध्यान रखना क्लास के अंदर ही हम स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं, कहीं बाहर में नहीं। ऐसा नहीं कि इधर घूमते फिरते नीचे आए यहीं पे हम बना दिए स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है? ये सब नहीं चलने वाला। कहाँ पे बनाएंगे? जो भी चीजें करेंगे किसी न किसी क्लास के अंदर ही करेंगे। जावा क्लास से बाहर नहीं जाने देता, शुरू से ही हम लोग क्लास के अंदर ही है, ठीक है? जैसे जो भी पढ़ाई करना है इस क्लास के अंदर ही करना है, ठीक है? तो ऐसे ही जावा में हम जो भी चीज करेंगे क्लास के अंदर करें। बहुत अच्छा, स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए सीख गए। मेथड बनाते थे, कुछ यूज था मेथड का, रिपीटेटिव काम करने के लिए मेथड बनाते थे। क्लास बनाए उसका भी कुछ यूज था, स्टैटिक ब्लॉक बनाए इसका भी कुछ यूज होगा। तो क्या यूज है, कैसे इसको कॉल करेंगे समझते हैं। अच्छा, कोई मेथड बनाते थे, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक मेथड हम बनाए void show नाम से। अब void m1 नाम से कोई मेथड हम बना दो, ठीक है? इस m1 मेथड को अगर हमें कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई बता सकते हो? ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, ऐसे ही ना? अच्छा, इंस्टेंस मेथड है तो इसके नाम से एक्सेस करोगे ना, जैसे ओबी इसका ऑब्जेक्ट है तो ob.m1 मेथड ऐसे एक्सेस करते थे। ऐसे ही अगर सपोज करो हमको स्टैटिक ब्लॉक को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? इसके नाम, क्या नाम है इसका? स्टैटिक नाम है। ये तो कीवर्ड है बताने के लिए कि स्टैटिक है ये। जैसे मेथड के पीछे लिखते थे तो स्टैटिक मेथड बनता था किसी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है सपोज करो आई, इसको स्टैटिक बनाना है तो पीछे स्टैटिक लिख देते थे, यही था ना? स्टैटिक तो कीवर्ड है। और याद करना जब हम आइडेंटिफायर पढ़ाए तो उसमें चौथा रूल था, रूल नंबर 4, हम कोई भी कीवर्ड्स को नेम के लिए यूज नहीं करते हैं, था? तो स्टैटिक कीवर्ड है ना, उसको नेम के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस ब्लॉक का नाम बता सकते हो कोई, क्या क्या है? लोग नाम रखे ही नहीं है सर, तो क्या है? कुछ नाम रखे हैं इसका? नहीं रखे हैं, तो बिना नाम का होगा। बिना नाम का है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि स्टैटिक ब्लॉक प्रोग्रामर डिफाइन तो कर सकता है लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है? क्या बोले? स्टैटिक ब्लॉक को प्रोग्रामर डिफाइन तो कर सकता है, बना सकता है, यूज नहीं कर सकता है। वही बात हुआ कि फोन तो खरीद सकते हो लेकिन यूज करने नहीं देंगे, मजा आएगा फिर तो नहीं। अच्छा, जब इसको बनाए हम इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं तो बनाएंगे क्यों? फालतू है फिर। चलो हम नहीं यूज कर सकते, कभी कभी किसी और के लिए भी बना देते हैं। नहीं, जैसे दादाजी अगर कोई पेड़ लगा रहे तो वो फल थोड़े खाएंगे, वो तो हमारे लिए लगा के जा रहे हैं, यही होगा ना? तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग भी थोड़ा परोपकारी का काम कर देते हैं, कोई ब्लॉक बना के दे देते हैं, कोई और यूज करे तो किसके लिए यूज करेंगे? कौन होगा इसको यूज करने वाला? कोई भी इसको यूज करे उसको नाम तो पता होना चाहिए, बिना नाम का कैसे यूज करेगा सोचो। तो कौन महानुभाव है जो इसको यूज करता है? तो उसका नाम है क्लास लोडर। क्या? क्लास लोडर। वैसे तो पूरा इसका नाम है क्लास लोडर सब सिस्टम, तुम याद रखना क्लास लोडर। क्या? क्लास लोडर। अब ये क्लास लोडर है कहाँ, कौन है, कहाँ पे मिलेगा? तो क्लास लोडर एक जेवीएम का ही पार्ट होता है, ठीक है? जेवीएम जानते हो ना? हाँ, उसी का एक पार्ट है क्लास लोडर। काम क्या है इसका? कुछ तो काम होगा। इसका काम है, एक काम तो अभी और बताएंगे, बट एक काम इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके वजह से इसको भगा नहीं सकते हैं। हमको पता है कि जावा के अंदर में बहुत सारे क्लासेस बनाते हैं, जैसे स्कैनर क्लास बनाए थे, बहुत सारे स्ट्रिंग क्लास, ये बहुत सारे क्लासेस बनाते हैं, पहले से भी बना हुआ है। और तुम्हें याद होगा शुरुआत के प्रोग्राम्स तो हमारे पास होता था जावा फाइल, डॉट क्लास फाइल, मशीन कोड होता था, लेकिन वो किसी फाइल के अंदर में नहीं होता था, तो उसको कहीं तो रखते होंगे। तो बताए थे एक मेथड एरिया, मेमोरी का टाइप मेथड एरिया, वहां पे रखते थे। इसका मतलब जो भी क्लासेस बनाएंगे उन सब का डाटा मेथड एरिया के अंदर में रखेंगे। तो मेथड एरिया के अंदर में जो डाटा रखेंगे वो बाइनरी डाटा होगा हमारा, वो डाटा हमारा सारे क्लासेस के होंगे। तो जावा में तो बहुत सारे क्लासेस हैं, अब सबको वहां पे रखोगे तो दिक्कत है ना, जगह भी तो होना चाहिए। मार्केट गए तो पूरा मार्केट खरीद के लाके घर में थोड़े रख लेंगे, घर में जगह भी होना चाहिए ना रखने का। तो जितना सामान का यूज करते हैं उतना ही रखते हैं। पता कैसे चलता है हमको कि उतना ही सामान यूज करने वाले हैं? चल जाता है नहीं? चल जाता है ना, जैसा जरूरत पड़ता है मार्केट जाते हैं उठा के लेके आ जाते हैं।
कि पूरा मार्केट ही खरीद के ला लेते हैं, कभी ना कभी तो यूज आएगा ही। ऐसा नहीं करते हैं ना, क्यों? स्पेस नहीं था। हाँ, स्पेस पूरा आता हो तो खरीद कर ला के रख लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही मेथड एरिया के पास स्पेस तो लिमिटेड है, तो क्या करता है, क्लास तो बहुत सारे हैं, तो सारे क्लास के डाटा को यहाँ पे रख लेंगे तो दिक्कत है ना। तो बोलता है जिस क्लास का जरूरत है ना उसी क्लास को आप यूज कीजिए, उसी क्लास का डाटा यहाँ पे रखिए। तो किस क्लास का जरूरत है इसको पता कैसे चलता है? तो बोलता है जिस क्लास को आप यूज कीजिएगा ना, हमको पता चल जाएगा उसका, उसको यूज करना है तो उसका डाटा हम लोड कर देंगे। तो लोडर वहां पे बैठा रहता है कि तुम यूज किसको कर रहा है, जिसको यूज करेगा उसको उठा के रख देगा वहां पे। ठीक है, तो क्लास लोडर का क्या काम है? क्लास को लोड करना। कहां पे? मेथड एरिया में। समझ लो कि क्लास बाइट डाटा को सीधा ये बाइनरी डाटा को लोड करना मेथड एरिया के अंदर। क्लियर? तो क्लास लोडर पहले ढूंढेगा क्लास है कहां पे, ढूंढेगा तभी तो लोड करेगा। मार्केट जाओगे सामान खोजोगे तभी तो खरीदोगे, खोजना पड़ता है। तो ऐसे ही क्लास लोडर भी ढूंढेगा, तो क्लास लोडर इसको ढूंढता है, और अगर नहीं मिलता है इसको तो बोलता है हमको मिला ही नहीं। तो ढूंढने तो रन टाइम में जाता है ना, तो रन टाइम में गड़बड़ हो जाता है। तो रन टाइम में जब गड़बड़ होगा तो एक्सेप्शन आता है, पढ़े नहीं एक्सेप्शन तो उसको इग्नोर करो। अभी क्लास लोडर ढूंढेगा इसको, ढूंढ के करेगा क्या? लोड करेगा, लोड कर देगा। तो जैसे ही क्लास लोडर किसी भी क्लास को लोड करने जाता है ना, तो एक नजर क्लास के अंदर देख लेता है सामान क्या है उसके अंदर। ठीक है, और जब वो देखता है ना, उसको कहीं पे भी अगर स्टैटिक ब्लॉक नजर आता है, बोलता है वो ये तो हमारे लिए ही था। अगर हम कोई स्टैटिक ब्लॉक बना के रखते हैं तो वो क्लास लोडर के लिए एक्चुअली बना के रखते हैं, वो क्लास लोडर उसको यूज करेगा। क्या यूज करता है क्लास लोडर? तो जैसे ही कोई स्टैटिक ब्लॉक देखता है उसको तुरंत वो एग्जीक्यूट कर देता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे इसके अंदर में हम कोई चीज लिखेंगे तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर देगा वो। ठीक है, क्या किया इसने? इसको एग्जीक्यूट कर देगा। कब एग्जीक्यूट करेगा? जैसे ही क्लास लोडिंग करने गया तो लोड करने करते समय ही देख लेता है कोई स्टैटिक ब्लॉक भी है क्या, इसी को वो ढूंढते रहता है। और उसको पता है कि ये हमारे लिए ही तो था, हमारे लिए था तो हम ही यूज करेंगे ना। तो उसने क्या किया? इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो जरा सोच के बताना, मेन मेथड को कौन कॉल करता था? जेवीएम। मेन मेथड को जेवीएम करता था। स्टैटिक ब्लॉक को कौन कॉल करेगा? क्लास लोडर। क्लास लोडर कॉल करेगा। दोनों में से पहले पिक्चर में कौन आता है? हीरो आता है कि विलेन आता है? पहले पिक्चर में कौन आया? क्लास लोडर। जब तक लोड नहीं करेगा, मेन मेथड का मजाला है कि वो मेन मेथड को, ये जेवीएम का मजाला है कि मेन मेथड को कॉल कर ले। जब तक क्लास फाइल का डाटा लोड नहीं होगा तब तक रन कैसे करेगा वो? और अगर लोड करते समय ही रन कर दिया स्टैटिक ब्लॉक को, तो कौन पहले ब्लॉक, कौन सा एग्जीक्यूट होगा पहले? स्टैटिक ब्लॉक। तो जावा प्रोग्राम्स में मेन मेथड से पहले भी कोई रन होता है, और वो कौन होता है? स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, समझ आ रही है? क्लियर है? अभी एक क्लास को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, देखेंगे इसको भी, एक क्लास को भी बनाएंगे। अभी कौन सा है? टेस्ट क्लास है हमारा। और ये जो टेस्ट क्लास है, इस टेस्ट क्लास को लोड करेगा क्लास लोडर की नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जेवीएम अभी मेन मेथड को कॉल करने वाला है, इसका मतलब यूज में आने वाला है। अगर यूज में आने वाला है तो उसको लोड तो करना पड़ेगा। तो लोड करने गया तो झांक के देखा क्या स्टैटिक ब्लॉक है, बोला हाँ है, तो स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूट करो। तो मेन मेथड भी है इस प्रोग्राम्स के अंदर में, और क्या है? स्टैटिक ब्लॉक भी है। तो जरा बता सकते हो कि दोनों में से पहले एग्जीक्यूट कौन सा होगा? स्टैटिक ब्लॉक। क्यों? क्लास लोडर ने पहले उसको एग्जीक्यूट किया। देख पा रहे हो? बहुत अच्छा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेन मेथड हम लिखे ही नहीं, स्टैटिक ब्लॉक से ही काम चला ले? पहले तो लोड हो जाएगा तो एग्जीक्यूट तो हो गया, लोड होगा बाद में देखा जाएगा। लोड होने से पहले बोलते हैं शांत हो जाना वहीं पे। हो सकता है? देखो जावा के 1.7 वर्जन तक ये चीज पॉसिबल था, लेकिन 1.8 वर्जन में बोला नहीं नहीं गड़बड़ होता है, प्रोग्रामर यहाँ से गड़बड़ कर लेता है। हम तभी से सिखा रहे थे कि मेन मेथड से हमारा स्टार्ट होता है, मेन मेथड को ये स्किप कर देते, तो बोला नहीं, जो सीक्वेंस था प्रोग्राम का वही होगा, स्टैटिक ब्लॉक ही पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मेन मेथड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट तो बाद में ही होगा, उसके अंदर में कुछ मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन मेथड को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ओके, तो 8 वर्जन के पास करना पड़ता है।
बट एग्जीक्यूट कौन होगा पहले? स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ये स्टैटिक ब्लॉक किस क्लास का है? टेस्ट क्लास। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्लास ए है। कौन सा? क्लास ए है। उसके अंदर में भी एक स्टैटिक ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या क्या आएगा? स्टैटिक ब्लॉक आएगा पहले कि मेन मेथड आएगा? कि पहले मेन पहले स्टैटिक, स्टैटिक मेन, कौन सा आएगा? पहले स्टैटिक और उसके बाद मेन। बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक इस बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेन मेथड के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्या बताए थे? क्लास लोडर किस क्लास को लोड करेगा? जिससे रिलेटेड कोई काम होगा। इससे रिलेटेड कोई काम किए हो तुम? नहीं। जब इससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं हुआ तो क्यों क्लास लोडर लोड करेगा? फालतू का भीड़ बढ़ाने के लिए? नहीं लोड किया, लोड ही नहीं किया तो एग्जीक्यूट कहां से होगा? ठीक है, अच्छा तो टेस्ट क्लास को क्यों लोड कर रहा था? क्योंकि मेन मेथड को कॉल करना था ना आगे, इसलिए लोड किया। ए को कहां तुम कुछ किए हो? ए को तो कुछ नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, सपोज करो ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्या किए? ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होगा? जब लोड होगा तभी। अब बताना क्या क्या आएगा आउटपुट? लोड तो होगा इस बार, तो आउटपुट क्या क्या आएगा? स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड कि मेन मेथड स्टैटिक ब्लॉक? पहले मेन मेथड, सिर्फ मेन मेथड, सिर्फ मेन मेथड, सिर्फ मेन ही आएगा। क्यों इस बार लोड क्यों नहीं होगा? पहले मेन मेथड आएगा, पहले मेन मेथड आया, फिर स्टैटिक ब्लॉक। देखो पहले क्लास टेस्ट को लोड किया, मेन मेथड को कॉल किया उसने, इस लाइन को प्रिंट किया। जैसे ही भी हम देखा हो ए क्लास, जल्दी से लोड करना, क्लास लोडर गया लोड करने, बोला स्टैटिक ब्लॉक है, एग्जीक्यूट किया, फिर आगे लोड किया। ठीक है, समझ आ रहा है चीजें? अब सपोज करो ऐसा होता कि अब प्रिंट करने से पहले, अब बताना आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि जैसे ही क्लास को देखा लोड करने गया, लोड करने गया तो पहले इसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, फिर मेन मेथड, तो अभी आएगा स्टैटिक ब्लॉक। अब सपोज करना कि स्टैटिक ब्लॉक दोनों क्लास के अंदर में है। ठीक है, क्या आएगा आउटपुट? फिर मेन मेथड। क्यों? क्योंकि लोडिंग कर पहले टेस्ट क्लास हुआ था। समझ आ रहा है चीजें? अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो लोड हुआ। इसके अलावा एक और तरीका है कि हम इसको बता सके उस क्लास को लोड कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि उस क्लास को लोड कर लो ना। कौन सा तरीका है? तो वो तरीका है, एक क्लास है हमारे पास। क्लास कीवर्ड पता है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक क्लास नाम से क्लास बना हुआ है, पहले से कंफ्यूजन है ना, क्लास नाम भी है उसका, क्लास ही बना हुआ है जावा में। ठीक है, तो हम उस क्लास को लिखते हो। तो बताए थे कि क्लास जब लिखोगे तुम तो क्लास कैसे लिखते हैं? तो स्मॉल लेटर में तो कीवर्ड है, जब कोई क्लास बनाओ तो कैपिटल लेटर में लिखना बताए थे। तो उस क्लास को भी हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, बन गया क्लास। ये क्लास हमारा बना हुआ प्री डिफाइंड क्लास, जैसे स्कैनर क्लास था ऐसे ही क्लास बना हुआ। इस क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड है जिसका क्या मीनिंग है? डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, यही था मीनिंग। उस स्टैटिक मेथड का नाम है फोर नेम मेथड। क्या? फोर नेम मेथड। इस फोर नेम मेथड को अगर कोई भी क्लास का नाम दे दोगे ना तो उस क्लास को वो लोड कर देता है, उतना उसको पता है। क्या कर देता है? लोड कर देता है। यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं हम, थ्रोज एक्सेप्शन, उस पर ध्यान मत देना कि क्या है नहीं है, बाद में देख लेंगे उसको। क्या करेगा ये? लोड कर लेगा। तो अब इसको लोड करेगा, तो अब बताओगे आउटपुट क्या आएगा? स्टैटिक ब्लॉक आएगा, क्योंकि लोड तो करेगा। लोड किया तो आउटपुट विजिबल होगा। हो रहा है? बहुत अच्छा, क्लियर हुआ? लोड करवा सकते हैं किसी क्लास को, क्लास डॉट फोर नेम मेथड भी क्लियर हो चुका। अब सपोज करो थोड़ा सा बैक चलते हैं हम लोग। अब सपोज करते हैं क्या, मेन मेथड खाली है एकदम, या मेन मेथड में रहने दो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट मत क्रिएट करो। चलिए यहाँ तक ठीक है। अभी रन करेंगे तो क्या क्या आएगा? स्टैटिक ब्लॉक टेस्ट क्लास का, देन
मेन मेथड। ए का कुछ नहीं होने वाला है, नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग इनहेरिटेंस भी पढ़े थे, नहीं? इनहेरिटेंस में क्या होता था, पेरेंट के प्रॉपर्टी को चाइल्ड इनहेरिटेड कर लेता था। तो सपोज करो ये क्लास ए है, उसका चाइल्ड क्लास बन जाता है टेस्ट क्लास, ये भी तो क्लास है, इसको भी हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर पेरेंट का रेफरेंस हो, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हो, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो, तो क्या होगा स्टैटिक ब्लॉक के साथ? क्या अब ए क्लास लोड होगा कि पहले टेस्ट क्लास लोड होगा कि पहले ए क्लास लोड होगा? किसको प्रायोरिटी देंगे? तो इस केस में देखो, शुरू से शुरू करते हैं। आया क्लास लोडर, बोला क्लास तो हमको लोड करना है, किसको लोड करना है अभी? टेस्ट को, क्योंकि उसको पता है टेस्ट क्लास को लोड करेंगे तभी मेन मेथड को कॉल होगा। तो टेस्ट क्लास को लोड करने गया, जैसे ही टेस्ट क्लास को लोड करने गया, देखा हो इसका पिताजी तो कोई और भी है। जैसे ही लोड करने गया, क्या देखा, अरे इसका पिताजी भी है कोई, तो पहुंच गया इसके पिताजी के पास, पहले उसी को लोड किया। जैसे ही पहले ए को लोड किया तो क्या आएगा आउटपुट, ए का ए ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। फिर रिटर्न आया, बोला अब तो टेस्ट को भी लोड करना है, तो इसको भी लोड किया, तो ये आ गया प्रिंट, देन मेन मेथड। ठीक है, सीक्वेंस समझ आ रहा है? बहुत अच्छा, कितना समझदार हो तुम लोग, समझ गए? ओके। अच्छा, क्या होगा अगर ऐसा हो कि एक ही क्लास के अंदर में एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक हो? तो ऐसा भी तो हो सकता है। पहले तो ये बताइए सर, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, जितना मर्जी उतना स्टैटिक ब्लॉक दे दो ना, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अब क्या होगा? अच्छा, थोड़ा नंबरिंग हमको चेंज करने दो, यहाँ पे दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 1 2। ठीक है, बताना कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा फिर बाद में होगा? नीचे से शुरू करेगा, ऊपर से शुरू करेगा, किधर से शुरू करेगा? कहीं ऐसा हो कि एक मेन मेथड के बाद भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेन मेथड पिक्चर में आएगा ही नहीं जब तक क्लास लोडर बोलेगा नहीं ओके, तब तक जेवीएम का बारी तो आने वाला नहीं है। तो क्या होता है, जब भी स्टैटिक की बात आती है तो ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, और ऊपर से जैसे जैसे ब्लॉक मिलते जाता है एग्जीक्यूट करते जाते हैं। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, बात खत्म हुआ तो मेन मेथड। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? अगर यहीं पे इसका कोई पेरेंट होता तो पहले पेरेंट के अंदर में सारा काम खत्म करके आते, फिर चाइल्ड की बारी आती। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलो बहुत अच्छा। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल है हमारा, सपोज आई, और आई के अंदर में रखे हैं हम 10, तो क्या उसको स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से प्रिंट कर सकते हैं? यहाँ पे आई को प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ पे होता है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लेवल्स का होता है। इसको हम बोलते हैं तुम बन जाओ स्टैटिक, क्योंकि बिना स्टैटिक बनने तुमको ये जीने नहीं देगा। यहाँ पे बना दिया स्टैटिक, अब तो कॉल करने देगा, तो क्या आएगा आउटपुट? 10, क्या आएगा? 10 आएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक मेथड भी बनाना चाहते हैं, तो स्टैटिक मेथड बना लेते हैं ताकि उसको हम कॉल कर सकें। ठीक है, स्टैटिक वाइड एम मेथड बना लिए। ठीक है, एम मेथड के अंदर में हम बस उस आई को प्रिंट करेंगे। सिस आउट लिखो यहाँ पे, और बिलो के आई हमको प्रिंट करनी। क्या क्या आउटपुट आएगा बता सकते हो? ये ठीक है, उसके साथ डाटा क्या प्रिंट होगा? 10। ओके, देन ये चलेगा? क्यों चलेगा? इसको कॉल नहीं करें, मेथड है, कॉल नहीं करेंगे तो क्यों चलेगा? देन ये चलेगा। मेन मेथड का भी हमको जरूरत नहीं है, तो इसको खाली कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। मेन मेथड लिखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अब पुराना वर्जन होता तो हटा ही देते इसको। ठीक है, इसको खाली करो। क्लियर? अगर यहाँ पे भी हम आई को प्रिंट कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर भी सेम ही रहेगा। ओके,
बहुत अच्छा। अब हम क्या किए ना, इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से इस एम मेथड को कॉल कर सकते हैं क्या? एक कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक है ना, समझ जाएगा स्टैटिक। तो एम मेथड को कॉल कर सकते हैं, आई प्रिंट होगा, हो रहा है। ओके बहुत अच्छा। इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से भी प्रिंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? हाँ बहुत अच्छा। तो अगर कोई वेरिएबल हम ऊपर डिक्लेयर करें कि नीचे डिक्लेयर करें, उससे भी फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है, करके देखते हैं ना। इस स्टैटिक को ऊपर डिक्लेयर किए थे, सब खुश था, सब सही से हो रहा था जैसा तुम सोच रहे थे। इस बार हम बोले सबसे नीचे डिक्लेयर करेंगे, पहले हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, बाद में हम मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे। क्या दिक्कत है, ऊपर रखो कि नीचे, फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ा से। फर्क क्या पड़ा कि यहाँ पे एक्सेस करने नहीं दिया, इसने नहीं एक्सेस करने दिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अभी रन करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा, क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। बोले ठीक है। अच्छा लेकिन मेथड के अंदर से एक्सेस करने तो दे रहा, ब्लॉक के अंदर से नहीं करने दिया, क्या कहानी है उसको समझेंगे, फिलहाल इसको तो नहीं दिया करने। बोले अच्छा ठीक है, एक ही स्टैटिक ब्लॉक से समझो। तो नहीं समझने दिया, करने दिया। हम क्या बोले, अच्छा अभी कोई आउटपुट आएगा क्या? कुछ नहीं आने वाला है, डायरेक्ट एक्सेस करने तो नहीं दिया। हम बोले एक काम करो ना, एम मेथड को कॉल करो। क्या करो? एम मेथड को कॉल करो। क्या एम मेथड को कॉल कर सकता था ये? हाँ करता तो था। एम मेथड क्या कर रहा है, आई को प्रिंट कर रहा है, तभी तो एक्सेस करने नहीं दे रहा था। मतलब डायरेक्टली कान पकड़ने नहीं दे रहा, घुमा के पकड़े तो पकड़ने दे दिया, डायरेक्टली तो नहीं दिया। तो हम बोले ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जैसे समझो तुम, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे, वही हुआ ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा? 10। यही तो गलत फहमी है। क्या मिला? 0। जिस भाषा में उसको समझा रहे थे, जिस भाषा में समझना चाहा उसी भाषा में समझाए, तो वो भी हमको उसी भाषा में समझा दिया। क्या मिला? 0। अच्छा ध्यान से देखना, इसको अगर हम ऊपर डिक्लेयर किए थे तो क्या क्या हुआ था? पहली बात तो एक्सेस करने दे दिया था आराम से, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्टली भी कॉल कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं था, 10 ही मिल रहा था। लेकिन अगर नीचे डिक्लेयर किए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। एक तो डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं दिया, ऊपर से इनडायरेक्टली किए तो वो भी इनडायरेक्टली जवाब दे दिया हमको। क्या मिला? 0। क्यों? क्या क्या होता है जावा में, पता नहीं। नहीं कभी नहीं हुआ। तो इसका जवाब तो अब तुम्हें मिलेगा कल, ठीक है, क्योंकि टाइम तुम्हारा हो गया है खत्म। हो सके तो ढूंढ के लाना, समझ के लाना कि क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे।